काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो मोह से परे है, कैलाश पर आसीन है। कैलाश मानसरोवर, बस सच्चे मन से नाम ले लीजिए, आपको एक आत्मिक शांति महसूस होने लगेगी। करोड़ों शिव भक्तों की ये प्रबल इच्छा होती है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां की यात्रा की जाए जहां शिव पार्वती रहते हैं। वो जगह जिसे इस दुनिया का केंद्र बिंदु माना गया, कैलाश मानसरोवर। तो इस वीडियो के जरिए आप शुरू से लेकर अंत तक घर बैठे कैलाश की परिक्रमा मेरे साथ कीजिए। खबर पसंद आए तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। मिल जाएंगे तो बस फिर तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमारी यात्रा शुरू हुई गाजियाबाद से। ट्रेन थी स्वर्ण शताब्दी। सफर बहुत खूबसूरत रहा क्योंकि रास्ता बेटी के साथ महादेव के घर कैलाश की बातों में कब बीता पता नहीं चला। और तो और मेरी बोगी में एक प्यारी सी नटखट बिटिया ने सबका खूब मन बहलाया। बेटी और पत्नी को कानपुर उतार कर मैं लखनऊ पहुंचा। रात के करीब 11 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश ने लखनऊ में हमारा स्वागत किया। सड़क पर खूब हलचल थी और ऑटो रिक्शा वाले भैया ऐसे चला रहे थे मानो सड़क के कोने कोने से उनकी दोस्ती हो। हम पहुंचे अपने भाई धनंजय सिंह के घर। रात करीब 1:30 बजे दोनों भाइयों को भूख लगी तो कुछ खाने निकल पड़े। रात में कई जगहों पर लखनऊ इतना खूबसूरत दिख रहा था कि पूछिए मत। सुनसान रास्ता, खूबसूरत लाइट्स ने मन मोह लिया। लगा कि 2 व्हीलर से ही ये यात्रा कभी खत्म ही ना की जाए। खैर, भूख लगी थी तो एक मैगी वाले भाई साहब का ठेला दिखा। बेवफा मैगी चाय बंद मक्खन स्टोर, नाम ही कुछ ऐसा था। पूछ लिया कि भाई बेवफा मैगी क्या हुआ था? बेवफा क्यों मैगी? गलती धोखा दे। खैर, भाई को उसके हाल पर छोड़कर हम वापस आ गए। रास्ते में एक शिव के जटाओं की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव की अद्भुत कलाओं का दर्शन भी किया। मानो कह रहे हो कि आओ दिग्विजय, कैलाश के द्वार पर स्वागत है। तारीख 19 जून और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। रात का 1:30 बज रहा है और एक अच्छी यात्रा लखनऊ की, दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचने की हो चुकी है। अब लखनऊ से आगे की यात्रा नेपालगंज की होगी और नेपालगंज में हमें रुकना है। अभी फिलहाल लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में नॉर्मली दिन में आएंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, लेकिन इस समय मैं जहां खड़ा हूं आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे भाई धनंजय जी हैं और साथ में जो है इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। रात का 1:30 बज रहा है और यात्रा के लिए, गंतव्य के लिए मैं पूरी तरीके से उत्साहित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यात्रा की आगे के पड़ाव के बारे में आपको अच्छे से बता सकूंगा। अगले दिन यानी 20 जून 2025 को सुबह सुबह हमें लेने के लिए हमारे गंतव्य स्थल पर एक बढ़िया इनोवा कार विजिट्स कैलाश ने करा रखी थी। करीब 5 घंटे की सुगम यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, जहां पर साइकिल और 2 व्हीलर की भीड़ खूब दिखी। बॉर्डर पार कर हम नेपालगंज के अपने होटल पहुंचे, कल्पतरु। साफ सुथरा होटल, रुकने की अच्छी व्यवस्था। शाम होते ही खाने से ठीक पहले विजिट्स कैलाश की तरफ से प्रकाश जी ने ब्रीफिंग की और हम सभी को नंबर वाले 2 बैग दिए, एक बड़ा और एक पिट्ठू बैग। दरअसल हमें अपने सारे कपड़े अपने पर्सनल बैग से निकालकर इसमें रखना था और ये नंबर ही हमारे सामान की पहचान बनने वाले थे।
विजिट्स कैलाश की तरफ से एक जैकेट भी दिया गया जो बहुत गर्म था और कैलाश परिक्रमा के दौरान आपकी पहचान भी था। प्रकाश ने सभी शिव भक्तों के तमाम सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। अभी इसमें सामान रखना है अराउंड 10 kg, 10 kg के हिसाब से सामान रखिएगा। 10 kg के हिसाब से क्या रखना है, नॉर्मली एक जैकेट रख लीजिए, जूते रख लीजिए। कपड़े ज्यादा लेना नहीं है मैम उधर, ये वो जगह जो है उस जगह पे खाने का पीने का ये सब चीज मन कम ही करता है, इसीलिए वो पहनने का तो अलग ही चीज है। कैलाश में मानसरोवर में, लेक मानसरोवर में एक बार नहाना होता है, उसके बाद कहीं भी नहीं होता है। मतलब नहा सकते हैं लेकिन पूरा ठंड रहता है। उस चीज में जबरदस्ती करेंगे अपने ही शरीर को हार्मफुल होगा, वो नहीं करना है किसी को भी। नहाना तो बाद में भी हो सकता है, नीचे आके भी हो सकता है, स्विमिंग कोर्ट में हो सकता है, गर्म पानी मिलेगा जहाँ गर्म पानी मिलेगा वहाँ। लेकिन अब गर्म पानी मिल गया बोल के फिर कूदेंगे तो निकलना तो ठंडी में ही है, फिर वो दिक्कत हो सकता है। हाँ, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। हाँ, इतना बड़ा होता है ना वो, जैसे वो नहीं वो वाला रहता है ना, क्या बोलते हैं वो, मच्छर वच्छर मारने वाला इतना होता है, बस इसी टाइप का एक रहता है, बस उसमें मुंह रहता है, बस वो ले जा सकते हैं। सभी ने बढ़िया भोजन किया और फिर अगली सुबह नेपालगंज के एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। हमें अब नेपालगंज से सिमिकोट जाना था। सुबह का 7:30 बज चुका है और नेपालगंज एयरपोर्ट की तरफ हम लोग रवाना है, होटल कल्पतरु से। ये जो आप देख रहे हैं नेपालगंज, 100 गाड़ियां आती हैं लगभग यहाँ पे। कसिनोज हर एक 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार होटल्स में मिल जाएंगे आपको। और साथ में यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, उस पार्क के पास में भी लोग परिवार के साथ घूमने आते हैं। तो ये नेपालगंज है। नेपालगंज से हम लोग यहाँ से सीधे नेपालगंज एयरपोर्ट चल रहे हैं। एयरपोर्ट से फिर हम लोग वहां से उड़ान भरेंगे सिमिकोट के लिए। मोस्टली चार रास्ते हैं जिससे हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। उन 4 रास्तों में ये रास्ता जो नेपालगंज से होता हुआ जाता है सिमिकोट, सिमिकोट से हिल्सा, हिल्सा से तकलाकोट, पुरंग होता हुआ जो जाता है, वो रास्ता प्राइवेट जो भी ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, मोस्टली विजिट्स कैलाश ने ये रास्ता अपनाया है। और इस रास्ते पे आपको सबसे अच्छी बात है कि रुकने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और ये पूरी यात्रा आपकी 10 दिनों में, अगर वेदर आपके साथ रहा तो 10 दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी हो जाती है। ये जितने भी लोग हैं सबके पास में विजिट्स कैलाश का ये देखिए ये बैग है, और ये बैग ही जो है आपकी पहचान कराता है कि आप अपने विजिट्स कैलाश के साथ में हैं। ये जितने भी इस टीम के लोग होंगे सबके पास में विजिट्स कैलाश का एक बैग होता है, जो बैग पे विजिट्स कैलाश लिखा हुआ है। तो यही आपके पूरी यात्रा के दौरान, आपकी यात्रा के दौरान ये एक निशानी है, और इसी निशानी से आपको पहचाना जाएगा। क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान जो वहाँ पे पठारी एरिया है, वहाँ पे लोग अक्सर बिछड़ जाते हैं, ठीक वैसे जैसे वैष्णो देवी में या फिर कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। तो ये इकलौती ऐसी चीज़ रहेगी जिससे आपके गाइड आपको पहचान पाएँ, आपके साथ में आपकी टीम के लोग आपको पहचान पाएँ। ये एक अच्छी चीज़ है। और विजिट्स कैलाश ने सबको एक एक जैकेट, एक डफल बैग और एक पिट्ठू बैग ये दे रखा है, और इसी से आपकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाएगी कि आप इस टीम का हिस्सा हैं। ये एंट्री पॉइंट, ये आपका नेपालगंज एयरपोर्ट। आगे बताते रहते हैं। ये छोटा सा नेपालगंज एयरपोर्ट, यहाँ पे आपको श्री लाइंस, नेपालगंज एयरपोर्ट की सीता एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस ये मिलेंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट में आपको बहुत ही आराम से चीज़ें होती मिल जाएंगी, हर तरीके के लोग, क्योंकि साधन ये ऐसा है जहाँ पे सब लोग यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, तो हर तबके के लोग मिल जाएंगे। बैग की चेकिंग हो चुकी है। यहाँ एयरपोर्ट पे आप
वीडियो बना सकते हैं इसलिए बना रहा हूँ। अगर किसी ने मना किया तो तुरंत बंद कर दूँगा। वैसे आपको ये दिखाना बहुत अच्छी बात है। सिमिकोट, डोल्पा के लिए या फिर काठमांडू के लिए ये सही रास्ते हैं। शुरुआत अच्छी है, बस इंतजार है कि पहुंच जाएं, जिसके लिए इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी बारिश हुई। हाँ, हम लोग शाम को पहुंचे। खैर बारिश का स्वागत तो लखनऊ से ही हो गया था हमारा, बट नेपालगंज छोटा सा टाउन है, ऑल्दो बॉर्डर पे बहुत भसड़ है इसमें। नेपालगंज का एयरपोर्ट छोटा सा है लेकिन साफ सुथरा है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम ने होटल द्वारा दिया नाश्ता भी किया। हाँ, कुछ तैयारी की है, देखते हैं। वो तो महादेव बाबा जिधर ले जाएंगे, वैसे हम घोड़ा करेंगे, घोड़े पे जाना। जितना हुई जितनी तैयारी तो करी, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आनंद, अभी तक की यात्रा कैसी रही? अभी तक बहुत अच्छी है। सीता एयरलाइंस से जो है हम बोर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। सीता एयरलाइंस से आप नेपालगंज से सिमिकोट जाएंगे और सीता एयरलाइंस से जिस फ्लाइट से हम लोग जाने वाले हैं वो सबसे छोटी फ्लाइट्स होने वाली हैं। तो आज तारीख है 20 जून 2025। आज का दिन सुबह 4 बजे शुरू हुआ। 4 बजे से हम लोगों को रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे था। 4 बजे हम लोग अपने होटल की लॉबी में आ चुके थे और उसके बाद से ही चीज़ें जो है ऐसी रही कि मौसम ने जो है सुबह खूब अंगड़ाई ली। बहुत बारिश हुई नेपालगंज में। तो 4 बजे के बाद 5 बजे जहां हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था वहां हम करीब 7 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले और इस समय हो रहा है 8:30 और 8:30 बजे हमारे हाथ में बोर्डिंग पास है और अब यहाँ से हम लोग सिमिकोट जाने के लिए तैयार हैं। नेपालगंज की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। नेपालगंज में हमने इस बार एक्सप्लोर किया कि नेपालगंज में उत्तर प्रदेश की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और ख़ास तौर पे कुछ जंगल सफारी करने आते हैं, कुछ कसिनो के लिए आते हैं। यहाँ पे हर होटल में आपको कसिनो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नेपालगंज की साइड में आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के ही अनुयायी हैं या उसी के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने वीकेंड मनाने के लिए भी इंडिया से यहाँ आते हैं। नेपालगंज की अब तक की यात्रा करीब 8:30 बजे आज 20 जून की सो फार बहुत ही अच्छी रही। अच्छा नाश्ता मिला। सुबह जो है एक अच्छी जर्नी रही। जो कंपेनियनशिप है, जो लोग हैं साथ में, क्योंकि भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं तो ये जो भावना है ये लोगों को एक करती है, लोगों को जोड़ती है। उसी जुड़ाव के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ने की और अपनी यात्रा को और सुखमय बनाने की कोशिश में हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन की यात्रा में मेरे साथ 5 नंबर का बहुत ही बड़ा सामंजस्य रहा है। हमने 5 नंबर को अभी इसमें सीता का जो फ्लाइट नंबर है STA 501, जो मुझे होटल का रूम मिला वो भी 520, जो मुझे बैग मिला हुआ है आप देख सकते हैं 505, जो मुझे डफल बैग मिला हुआ है वो भी 505। ये सारा कोइंसिडेंस जो है वो अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा संयोग है। 5 नंबर के साथ में मेरी वाइफ का नंबर भी 5 है, तो बहुत अच्छा संयोग है। महादेव का आशीर्वाद समझ रहा हूँ। आगे की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको इसके बाद मैं सीधे फ्लाइट से आपको वो हिमालय रेंज दिखाने जा रहा हूँ, जिस हिमालय रेंज को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से नेपाल आते हैं। एवरेस्ट की वो ऊंचाई और वो सफ़ेदी, दूध सी सफ़ेदी, जो देखने के बाद आप भी विस्मित हो जाएंगे कि वाकई हिमालय से अद्भुत, हिमालय से बड़ा, हिमालय से दिव्य बहुत कम जगहों पे कुछ देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। महादेव, हर हर महादेव। हम लोग, ये वाली एयरलाइंस छोटी छोटी होती हैं, करीब 8-10 लोगों के उसमें। वो देखिए वो छोटी सी सीता एयर खड़ी है, उसी से जाना है, यात्रा करनी है। कुल मिलाकर इस फ्लाइट में 12 लोग बैठ सकते हैं।
10 से 12 लोगों की फ्लाइट होती है। नमस्ते महादेव, गुड मॉर्निंग। खैर, थोड़ी देर इंतजार के बाद हम पहुंच चुके थे सीता एयरलाइंस की छोटी सी फ्लाइट में। सबसे आगे बैठा था, मेरे सामने पायलट थे। कॉकपिट और पायलट के इतने नजदीक आज तक मैं नहीं बैठा था। मन में उत्सुकता सबके होती है, लेकिन आप देख लीजिए कि छोटी फ्लाइट्स का कॉकपिट कैसा होता है। तो भैया है ना, ये तो और फिर हम उड़ चले सिमिकोट की ओर। बादलों की गोद में पहुंचते ही बहुत ही खूबसूरत एहसास था। हर हर महादेव। 40 मिनट की छोटी सी फ्लाइट हम सभी पहुंच चुके थे नेपाल के छोटे से खूबसूरत गांव सिमिकोट में। यहां पर हमारे गाइड मीमदाई ने हम सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया। 11 लोग आए। व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट। 11 लोग इधर आ आप जाए। देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर, अगर आप टॉप देख सकें, ये बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ के साथ साथ ये पहाड़ियाँ, पूरा एरिया जो है वो सिमिकोट पर हम सभी की एयरपोर्ट पर एंट्री हुई और हम जा पहुंचे सिमिकोट के होटल पोटाला में, जो मीमदाई का होटल था। चाय आंच पर चढ़ाई जा चुकी थी। इसी दौरान हमारे साथ कैलाश दर्शन के लिए गए बड़े भाई भरत शर्मा जी ने नक्शे में कैलाश मानसरोवर का एक जायजा लिया और हम सबको इसके बारे में बताया, और फिर चाय ने हमारी थकान दूर करने का काम किया। यहाँ से निकलेंगे। ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की हैं। यहाँ से निकलेंगे और ये व्यू है आपका। कितने साल से आप यहाँ पे हैं माता जी? हाँ, कितने साल से? 50। हाँ, ये ऐसे ही है 50 साल से? हाँ हाँ, अच्छा। शादी की आपने? शादी नहीं? अच्छा, करते क्या है फिर यहाँ पे? छोरी 3। अच्छा, बेटा बेटी 3। अच्छा, ओके ओके, हाँ किया। एउटा बेटा 2टा बेटी। हाँ, आपने? हमना 3टा बेटी, हाँ। एउटा बेटा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके कान में। आपका तो फेसबुक में भी आता होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं इसको? ये हाँ, ये क्या? हाँ, सुन। नहीं सुन है, लेकिन बोलते क्या इसको? झुमका। झुमका। झुमका ना? झुमका। दोपहर हुआ तो भूख लगी। सादा भोजन हमारी थाली की शोभा बढ़ा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मीमदाई का होटल पूरा भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें न्यू हुमला रिसोर्ट में रुकने की व्यवस्था की। विजिट्स कैलाश ने यह व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी। हर हर महादेव। अब तक की यात्रा को मैं समराइज करूं तो 18 तारीख को यात्रा शुरू की थी दिल्ली से तेजस के थ्रू मैं लखनऊ पहुंचा। करीब रात को 10:20 पे लखनऊ रुका और अगले दिन सुबह करीब
12 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई नेपालगंज के लिए, और वो नेपालगंज की यात्रा हमारी खत्म हुई शाम को करीब 6 बजे। 6 बजे हम लोग नेपालगंज में अपने होटल में थे, और वहाँ पे मैं अपने पूरे ग्रुप से मिला। वहाँ पे जितने हमारे साथ श्रद्धालु हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात हुई। नेपालगंज में ही हमारी रात 8 बजे ब्रीफिंग हुई, और उसके बाद वहाँ पे हमें रुकने की पूरी व्यवस्था विजिट्स कैलाश की तरफ से कराई गई थी। ब्रीफिंग भी हुई, प्रकाश जी ने ब्रीफिंग की, बहुत अच्छी, सब कुछ समझाया। और उसके बाद अगले दिन हम लोग वहाँ से छोटी छोटी चार्टर फ्लाइट्स होती हैं करीब 12 लोगों की, उससे हम लोग नेपालगंज से सिमिकोट पहुँचते हैं। सिमिकोट में इस समय आज ये हमारा 2 दिन का हाट था, आज ये तीसरा दिन जो कि हमें सिमिकोट से निकलना है, तो सिमिकोट में हैं। और यहाँ से वाया हेलीकॉप्टर हम जा रहे हैं हिल्सा। हिल्सा से आगे की जर्नी होगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन जो सिमिकोट में हम यहाँ थे, सिमिकोट में हमने बहुत सारे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस किए। आप ये वादियाँ देख सकते हैं, ये नज़ारे देख सकते हैं, ये वादियाँ, ये नज़ारे हमारे साथ लगातार चल रहे थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्पूकी अनुभव भी थे जो मैंने अपने एक अलग वीडियो में शेयर करने के लिए रखा है, आप उसको देखिएगा। कुल मिला के सिमिकोट का जो स्टे रहा वो बहुत सुंदर रहा। यहाँ पे हुमला टू ब्रेकफास्ट करके एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे हम 11 लोगों का स्टे था, बहुत सुंदर था। और पूरी व्यवस्था विजिट कैलाश ने कराई थी। गौतम सर को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से आज दोपहर 3 बजे हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू हिल्सा उड़ रहे हैं। अब यहाँ से आज दोपहर 3 बजे हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू हिल्सा उड़ रहे हैं। कैलाश यात्रा के दौरान सिमिकोट में हमें 2 दिन रुकना पड़ा। तीसरे दिन हम सिमिकोट से हिल्सा के लिए निकल गए। हिल्सा जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था विजिट्स कैलाश की तरफ से की गई थी। एक बार में सिर्फ 4 शिव भक्त ही जा सकते थे। सिमिकोट से हिल्सा की दूरी हेलीकॉप्टर से सिर्फ 25 मिनट की है, लेकिन अगर सड़क के रास्ते आते हैं तो ये दूरी करीब 7 से 8 घंटे तक की हो जाती है। बैठने को तो स्टाइल से हेलीकॉप्टर पर बैठ तो गए, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। पहाड़ों के बीच से हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार पर था। हेलीकॉप्टर की कंपनी का नाम था प्रभु। हम भी प्रभु जी का नाम लेकर ही दिल थामे हुए थे। जो सीनरी थी वो जबरदस्त थी, लेकिन हाल ही में जिस तरीके के हवाई एक्सीडेंट्स हुए थे उनकी वजह से दिल धक धक कर रहा था। धक धक दिल के साथ ही वादियों का पूरा आनंद लेते हुए हम जा पहुंचे हिल्सा के हेलीपैड पर। हमको उतारकर प्रभु तुरंत बाकी साथियों को लेने उड़ गए। हिल्सा में हम जिस होटल में रुके थे वो होटल था मोक्ष, और इसकी ओनर थी सोनम, जिनकी स्कूलिंग देहरादून से हुई थी। 6 years. 6 years, after 6 years. And then here, this year, you people are the first group. First troop over there. Okay. And our hotel as well. Yes. Because our hotel is new. Ah. So you people are the first welcome guests. Superb. So around the year you lived here? No, we are only work for seasonal. Okay. So we are. After that, we go back to Kathmandu. So this season is start from this month. Actually, you people are late because okay. like this year is late. Usually it started from March, April, May, May, starting of May. What is the population of this place, Hilsa? Maybe around, like we have 14 households. 14 household only. 40. Okay. But some are closed. Okay. Because people are go to China. Okay. And they keep. Now every the road is there. Before the Chinese people, like they allowed people easily. Even though like our border people as well, and our border people can go to Kailash easily as well. Before the corona, let's say before the corona, 2 years before corona, they had stopped it. Amma, you get the chance to go to Kailash Mansarovar?
Obviously, she had went there 15 or 20 times more. 20 times 20 बार आप कैलाश मानसरोवर गई हैं। 20 टाइम। क्या बात है, Like, महादेव। she's from here, right? Before she was here on citizenship, so she can go easily there. She don't need anything pass and all. And then later on, she you know, like, she changed the citizenship. Even like she changed citizenship. She went with my father, my late father, and me and my sister and all. Maybe like I went 2 times out there. Oh, Right now I can't go, but when I was like, What was the scene? She had a love marriage or something? my father used to go to Tagalagod for business, and she नेपाल के हिल्सा में ही छोटा सा वीजा ऑफिस था जहां हमारे आने की एंट्री हुई। इसके बाद अगले दिन हम नेपाल बॉर्डर पार कर चीन के अंदर आने वाले तिब्बत में थे, जहां चाइनीज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हम सबका पासपोर्ट, सामान, मोबाइल, वीजा सब कुछ चेक किया और उसके बाद चीन की लग्जरी बस पर हम सवार हो चुके थे। हर हर महादेव। ये बस जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकली, हमारे स्वागत के लिए जिजेंग ऑटोनोमस रीजन फॉरेन एक्सचेंज के तमाम डॉक्टर और अधिकारियों का एक दस्ता मौजूद मिला। उन्होंने सभी शिव भक्तों का बहुत ही जोरदार स्वागत किया। हम लोग चाइना में एंटर कर चुके हैं और इस तरीके से हम लोगों के स्वागत के लिए ये चुनिया, और 2025 में इन लोगों को हमारा इंतज़ार था क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई है। जो भी दिशाओं से 4 अलग अलग वेज से लोग आते हैं, इसमें ये ट्रुप इस तरफ से आने वाला पहला है, तो इस वजह से ये लोग बहुत खुश हैं। हर हर महादेव। इस स्वागत के बाद हमारी बस निकल चुकी अपने अगले डेस्टिनेशन तकलाकोट, जिसे अब पुरंग भी कहा जाता है, वहां के लिए। रास्ते में हमें पहाड़ ही पहाड़ नजर आए, लेकिन ये वो पहाड़ नहीं थे जिन पर हरियाली हो। ये पहाड़ बिल्कुल खाली थे। खूबसूरती जैसे जैसे बढ़ रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में हमें आबादी नहीं दिखी। तकलाकोट में हमें हमारे जैसे लोग दिखने शुरू हुए। यहां हमने सिर्फ 10 मिनट का समय बिताया और सीधे मानसरोवर झील की तरफ प्रस्थान कर गए। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, कभी ना भूल पाने वाले अविस्मरणीय दृश्यों को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद अचानक समंदर सा कुछ नजर आया, बिल्कुल नीला और बहुत ही सुंदर। यह नजारा देखकर हम सभी आश्चर्य में थे। हमारे गाइड ने बताया ये राक्षस ताल है। ये तकलाकोट के बाद चलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड में एक लेक आई है, ये राक्षस ताल है। इस राक्षस ताल के बीच में एक आइलैंड है। सुनने में आता है कि कहावत है कि उसी आइलैंड के ऊपर बैठ के जो दशरथ रावण जो था, उसने तपस्या करी थी, भगवान शिव की आराधना करी थी और वहां पर अपने शीश काट काट के चढ़ाए थे, और उसी कारण से इसको राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी तरह के जीव जंतुओं का नहीं पाया जाता और इसके इस तरफ डायरेक्शन में जहाँ अभी बादल हैं छाए हुए, कैलाश की पोजीशन वहाँ पर है। कैलाश जो महादेव जी का घर है। गाइड ने कहा कि मौसम साफ मिलेगा तो आपको कैलाश के दर्शन भी रास्ते में ही हो जाएंगे। सबकी नजर खिड़की पर टिक गई, शायद कैलाश का प्रथम दर्शन यहीं से हो जाए। खैर, हमें दिखा तो ये दूर दूर तक जमीन पर फैला नीला आसमान सा राक्षस ताल। दुनिया में इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की थी।
राक्षस ताल के गहरे नीले पानी के विस्तार के बाद बादलों ने एक अलग ही रहस्य लोक बसा रखा था। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे जुड़े हुए थे कि एक पल जो दिखा अगले पल में वो बिल्कुल गायब और कुछ नया मनोरम दिख रहा था। मान्यता यह है कि इसी के किनारे बैठकर रावण ने शिव की साधना की थी। कुछ विद्वानों जैसे एटकिंसन ने माना है कि पुराणों में वर्णित बिंदु सरोवर यही है। तिब्बती लोग इसे लोंगसो भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है काले देवों का सरोवर। हमने अपने चाइनीज ड्राइवर से गुजारिश की कि भैया थोड़ी देर बस रोक दीजिए, लेकिन वो अपने धुन में चले जा रहे थे। फिर कुछ शिव भक्तों ने बहाना बनाया कि लघुशंका जाना है, रोक दीजिए प्लीज। तब जाकर एक जगह 2 मिनट के लिए बस रुकी और जो ठंडी हवा, सुंदर मनोरम दृश्य मन में कैद हुआ, उस जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मानसरोवर अगर दिन का प्रतीक है तो राक्षस ताल रात का। योग विज्ञान के हिसाब से कहें तो राक्षस ताल इड़ा नाड़ी का प्रतीक है तो मानसरोवर पिंगला। इन दोनों के सामंजस्य से ही सुषुम्ना नाड़ी की जागृति संभव है। एक बार मैं राक्षस ताल के जल को छूकर प्रणाम करना चाहता था, लेकिन दूर से ही प्रणाम करके लौटना पड़ा। पहले राक्षस ताल को भी पवित्र माना जाता था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तीर्थयात्री राक्षस ताल में स्नान करने के बाद मानसरोवर की ओर जाते थे। तब राक्षस ताल की परिक्रमा भी होती थी। राक्षस ताल की परिक्रमा घाटी बहुत सुंदर है। आजकल इसे पवित्र नहीं माना जाता। राक्षस ताल के बारे में एक धारणा है कि इसमें जलीय जंतु नहीं है, लेकिन यह गलत है। मानसरोवर के राजहंस जो हैं वो राक्षस ताल के ये जो द्वीप दिख रहे हैं आपको, यहीं पर अंडे देते हैं। राक्षस ताल को तिब्बती कुबेर का स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि उसमें कुबेर का खजाना गड़ा है। राक्षस ताल के बीच में 2 द्वीप हैं। छोटा द्वीप जो है उसको लाचातो कहते हैं और बड़े द्वीप को कहते हैं तोप्तेरमा। कुछ लोग दोप्सेरमा भी कहते हैं। लाचातो द्वीप पर राजहंस अंडे देते हैं, क्योंकि विशाल राक्षस ताल के बीच में होने के कारण यहाँ किसी दूसरे शत्रु पक्षी के पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है और राक्षस ताल के जल में आपको भारीपन मिलेगा। मानसरोवर का जल हल्का होता है, शीतलता देने वाला होता है। राक्षस ताल का क्षेत्रफल 362 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गहराई करीब 150 फुट। गंगा छू नाम की एक स्थानीय नदी है जो राक्षस ताल को मानसरोवर से जोड़ती है। तिब्बती मानते हैं कि गंगा छू का पानी दोनों तरफ से बहता है। अभी राक्षस ताल में ही हम खोए हुए थे कि कुछ ही मिनटों में हमें मानसरोवर झील नजर आई। सब रोमांचित हो उठे। अचानक सामने कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा। पूरे बस में लोग उठ उठकर कैलाश के दर्शन करने लगे। कैलाश और मानसरोवर के अद्भुत दर्शन करके आंखें नम हो गई। ये पहला मौका था जब कैलाश मानसरोवर का दर्शन हम सभी शिव भक्तों को मिल रहा था। मन कर रहा था कि बस एक बार बस रोक दो भाई, और अचानक बस रुक गई। जी हां, पेट्रोल पंप पर बस रुकी तो सभी ने आराम से कैलाश के प्रथम दर्शन किए और फिर बस से हम मानसरोवर झील की परिक्रमा करने लगे। राक्षस ताल का सौंदर्य चंचल था, हर क्षण बदलने वाला। मानसरोवर का सौंदर्य गहरा जल, शक्ति से ओतप्रोत, शांत, ऐसा लगा मानो साधना में लीन हो। मानसरोवर का जन्म ब्रह्मा के मानस से हुआ, इसीलिए उसे मानसरोवर कहते हैं। दोनों ही दर्शन अद्भुत रहे। अंधेरा घिर चुका था। हमारी पक्की सड़क छोड़कर कच्ची सड़क हमें मिल चुकी थी। एक जगह रास्ता भटक गए, लेकिन साथ चल रही एम्बुलेंस ने सही रास्ता दिखा दिया। रास्ता हम लोग भटक गए हैं।
अभी हम लोग वापस मुड़ के अपने वहां तक जा रहे हैं। रात करीब 1 बजे हम सब अपने मानसरोवर के सामने गेस्ट हाउस में थे। शानदार गेस्ट हाउस, सभी कमरों में 3-3 लोगों के सोने की व्यवस्था। करीब 5 साल बाद हम इस जगह पहुंचने वाले पहले जत्थे में थे। सभी सुबह का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सूरज के आंख खुलते ही हमें मानसरोवर झील के अद्भुत दर्शन होने वाले थे। सुबह जो नजारा था वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मानसरोवर झील के उस पार कैलाश के दर्शन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यही वो जगह है जहां आने के लिए देवता भी तरसते होंगे। पूरा शरीर रोमांचित था। हमारे ठीक सामने थी विशाल मीठे पानी की विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, जो हमारे कितने ही पौराणिक घटनाओं की साक्षी रही है। वाकई यहां सिद्ध आत्माएं आती होंगी, देवता आते होंगे, स्नान करके जाते होंगे। मानसरोवर झील में उतरने की मनाही थी। हमारे गाइड ने बाल्टी मग्गे का इंतजाम किया और झील से पानी लाकर कुछ शिव भक्तों ने ही स्नान किया। वजह साफ थी, बहुत ठंड थी और पानी बहुत ही ठंडा। शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और कुछ देर हम शांति से वहीं किनारे बैठे रहे। हर हर महादेव, प्रभु ने बहुत कृपा की, बहुत हर हर महादेव। कोटि धन्यवाद है प्रभु आपका, प्रणाम है, सत सत नमन। ये देखकर थोड़ा दुख भी हो रहा था कि चीनी सेना के लोग और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काम करने वाले लोग हैं, मानसरोवर की पवित्रता के प्रति रंच मात्र भी उनकी श्रद्धा नहीं है। चीनी धर्म नहीं मानते, राजनीति ही उनके लिए एकमात्र धर्म है। खैर, सभी ने वहां से लौटकर सुबह का नाश्ता किया और हम बढ़ चले अपने अगले डेस्टिनेशन दार्चेन की ओर। रास्ते भर मेरी नजर कैलाश और मानसरोवर पर ही टिकी रही, जो मुझे सम्मोहित किए हुए था। करीब 3 घंटे की जर्नी के बाद हम दार्चेन पहुंचे, जहां एक जनरल स्टोर पर हमारी बस रुकी और सभी को अपनी परिक्रमा के दौरान खाने पीने के सामान को खरीदने के लिए कहा गया। मुझे अपनी बस से ही एक ऐसा तिब्बती शिव भक्त नजर आया जो दार्चेन से ही साष्टांग प्रणाम कर परिक्रमा कर रहा था। उसकी श्रद्धा देखकर सबके चेहरे खिल उठे। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे कैलाश की परिक्रमा जहां से शुरू होती है, वहां यमद्वार। हम लोग यात्रा के लिए पहला चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यमद्वार के आगे हमें करीब 12 किलोमीटर आज पैदल चलना था। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे कैलाश की परिक्रमा जहां से शुरू होती है, वहां यमद्वार। हम लोग यात्रा के लिए पहला चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यमद्वार के आगे हमें करीब 12 किलोमीटर आज पैदल चलना था। ये यात्रा हम पूरी करेंगे अपने अगले एपिसोड में। हर हर महादेव। अभी हम लोग यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यमद्वार से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। यमद्वार वही द्वार है जहां से कहा जाता है कि यमराज वहीं बैठकर लोगों के चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लोगों के लिखा पढ़ी करते हैं। अभी हम लोग सीधे यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, यमद्वार से। यहाँ पे आपको इस तरीके से पिट्ठू मिल जाते हैं जो आपका सामान आपके लिए लेके चलते हैं। यमद्वार को पार करने के बाद ही कैलाश परिक्रमा का आरंभ होता है। पानी होना साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका गला सूखेगा, आप पानी के बिना नहीं चल सकते। कैलाश को तिब्बत में परम पवित्र माना जाता है। मिलारेपा को छोड़कर किसी के भी इस पर आरोहण के आख्यान नहीं मिलते। धूप काफ़ी ज़्यादा है,
नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि मन करता है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। साल 2001 में चीन ने स्पेन के पर्वतारोहियों के एक दल को आरोहण की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों की आस्था और विरोध को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है विक्रम जी? बहुत बढ़िया। हम लोग जहाँ पैदल जाने की कोशिश में कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। जो परिक्रमा होती है पूर्णतया पूरी तरीके से महादेव को समर्पित, और इस तरीके से साष्टांग दंडवत करते हुए करीब 27 दिन लगेंगे इनको इस परिक्रमा को पूरा करने में। 108 बार करके फिर अगला स्टेप चल रही है। एक ही जगह पे 108 बार? 108 बार दंडवत कर रहे हैं। अरे ओहो, महादेव महादेव महादेव, अद्भुत अद्भुत है ये, अद्भुत है, अद्भुत है। क्या हुआ महादेव। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया वो वापस लौट कर नहीं आ पाया। अच्छा, इसके अंदर गुफाएं बहुत हैं ना? इन पहाड़ों के अंदर जो है जो एक यहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था? तो मैंने पर न्यूज़ में पढ़ा था इसके बारे में कि इन्होंने ऐसी एक ओह, तो वहाँ पे एक साधु तपस्या कर रहा था, तो ये उसके चारों तरफ कैमरे कुमरे लगा के बैठ गए और उसका टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था कई सालों से बैठा हुआ है। ओहो। तो ये परिक्रमा तकरीबन 52 किलोमीटर की होती है, जो यमद्वार से शुरू होती है। किसी ने जो है ना उनमें से कुछ छेड़ दिया उसको, ओहो, हाथ लगाया, ओह, तो हाथ लगा तो एक सेकंड में क्रैश टाइप का हुआ, सारे कैमरे और उसके बाद जितने भी थे वो सारे के सारे वहाँ पर खड़े हो गए। ओह, काय होते तो बाद में हमने इनर गोरा की वो मन बाकी लोग जो है आ जाए। ओह माशाल्लाह। 2008 से बंद हो जाता। इस तरीके की सैकड़ों कहानियां हैं। बहुत सारी अद्भुत कहानी। और ये देखें, हम पहुंच गए हैं यमद्वार पे। ये सारे श्रद्धालु पहुंचे। और ये कहावत है इसकी, बौद्ध धर्म के हिसाब से यमद्वार की 13 परिक्रमा होती है, हिंदू धर्म के हिसाब से 7 परिक्रमा होती है। तो इस यमद्वार की 7 परिक्रमा करके इसमें प्रवेश करके बाहर जाता है, तो जमपुरी उसको नहीं जाना पड़ता, तो शिवपुरी में दर्शन होता है। क्या बात, क्या बात। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी पहले बैच के आदमी जो यहाँ पहुंचे हैं।
हाँ इसी से प्रवेश करते ही आप कैलाश परिक्रमा की शुरुआत कर देते हैं। और इसकी बहुत मान्यता है। ये शुरुआत है। आप अगर मैं गुजारिश करूंगा विक्रम से, अगर वहां दिखा सके तो देखिए आसमान में ऊपर अपने आप एक छवि बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव दिखाई दे रहे हैं त्रिपुंड पे। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, बहुत ही अद्भुत अनुभव है, बहुत ही अद्भुत अनुभव। हर महादेव महादेव महादेव। इस यात्रा के साथ शुरुआत हो गई है। जय हो भोलेनाथ। चलो 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 हर हर महादेव। चलिए 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 परिक्रमा करके आइए। नमः शिवाय का शिवत राय का ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वभूतना। गौर गौर धर्म हो सर्व हो कर्षण भयो नमस्ते राम संजय दाता का नमन भवे भवे नदी भवे कैलाश की आंतरिक परिक्रमा भी होती है जो बहुत कठिन होती है, लेकिन अब वो बंद है। आंतरिक परिक्रमा करीब 34 किलोमीटर की होती है। गहरी खाइयां, बर्फ, कोई बसाहट नहीं। आंतरिक परिक्रमा में गए कई लोग वापस नहीं आ पाए हैं। वो देखिए महादेव बैठे हुए। यह यात्रा आंतरिक परिक्रमा की पात्रता तब आती है जब कोई 12 बार बाहरी परिक्रमा पूरी कर लेता है। कैलाश और मानसरोवर के अनेक यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। स्वामी प्रणवानंद ने 1928 से 1954 तक कैलाश मानसरोवर की 33 परिक्रमाएं की, 2 प्रामाणिक किताबें लिखी। तकरीबन 12 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आज पहला दिन है और हमारे साथ हमारे गाइड हैं, हमारे लामा जी, जो हमारे साथ सामान लेके चल रहे हैं। और यात्रीगणों में बहुत सारे यात्री हैं जो पूजा अर्चना का सारा सामान लेके आए। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ शायद ही आपको लोग दिखाते होंगे। ये पूरा 12 किलोमीटर
हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये पूरा 12 किलोमीटर आप मेरे साथ महादेव को निहारते हुए चलिए, और जीवन में क्या हो सकता है आप इनको निहारते हुए चलिए। आप जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में हैं, ये परिक्रमा आप मेरे साथ कीजिए। इससे अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। वो ऊपर महादेव बैठे हुए हैं और सारे के सारे पहाड़ निर्जन निचाट, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है मेरे दोस्त। सारे के सारे पहाड़ निचाट हैं, कहीं कोई एक जगह भी कहीं आपके पास में कोई बर्फ का निशान नहीं, बस महादेव का वो घर जिसके ऊपर बर्फ की एक पूरी चादर बिछी हुई है। अद्भुत है ये, अद्भुत अद्भुत। हर हर महादेव। उन्होंने लिखा कि मुझे कैलाश का औरा महसूस हो रहा है। कैलाश का उत्तरी मुख विशाल लिंगाकार रूप में दिखाई देता है। श्री श्री मां आनंदमयी ने 1937 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया था कि गौरी कुंड के पास सूक्ष्म शरीर में 5 साधुओं के वो दर्शन कर रही हैं। यहाँ एक छोटा सा कैंप बना के लोग बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये तिब्बतन है, स्थानीय निवासी, जो यहाँ पे स्पेशली आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान महादेव के कोने में बैठते हैं। स्वामी विकास गिरी ने 1990 से 2000 के बीच कई साल कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में बिताए। प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। रास्ते पे लोग बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद चाह रहे हैं, और साथ में उन्होंने अपनी किताब सुमेरु पर्वत में कैलाश क्षेत्र में किसी गुप्त स्थान पर सिद्ध आश्रम का वर्णन किया है, जिसके अंदर केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास पात्रता हो। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक हमको बुला लिया। उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन में मुझे किनारे कर दिया गया था, किनारे कर दिया गया था। कैसे कैसे करके आया हूँ, ये सब इन्हीं की कृपा है। हर हर महादेव। ये यात्रा 12 किलोमीटर की है। इस यात्रा को सब लोग नहीं करते हैं। वहीं पर हमारा हेल्थ चेक भी हुआ। उस हेल्थ चेक में हमें बाकायदा जिनका ऑक्सीमीटर लेवल ठीक था, उन्हीं को आगे भेजा गया। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। अपात्र के उस स्थान तक पहुंचने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने सिद्ध आश्रम के बाहर भयानक पहरेदारों और बिखरे हुए शवों का वर्णन किया है। महादेव की महिमा अपरंपार है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु को पालक, और महेश जो यहाँ बैठे हुए हैं रुद्र, उन्हें शंकर भी कहा गया है और रुद्र भी कहा गया है, संहारक कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश देव योनि हैं, इनके अपने अपने परिवार हैं। और शिव जो हैं वो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अच्छेद्य हैं, निराकार हैं और निर्गुण हैं। वो अपरिभाषीय हैं, उन्हें इंद्रियों से ज्ञात और वाणी से वर्णित नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों, नहीं किया जा सकता। पूरी सृष्टि जिससे अभिभूत हुई है, जिससे उद्भूत होती है, जिसके कारण पोषित होती है और अंत में जिसमें विलीन होती है, वही ब्रह्मा, वही शिव, वही विष्णु, वही है, वही है, वही है। आपको एक चीज बताता हूँ, शिव जो है वो
नाद स्वरूप हैं। कैसे हैं? नाद स्वरूप। उन्हें महानादा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गंभीर शब्द या अनाहत नाद करने वाला। ये नाद वेदों के ओम की उच्चारण की तरह है। गहन समाधि जब आपकी कभी लगेगी तो आप इसको अनुभव कर पाएंगे। ब्रह्मांड की ये मूल ध्वनि है। सारा ब्रह्मांड इसी नाद का उद्घोष कर रहा है। हम आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इंसानों की सुनने की जो क्षमता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हाल ही में अमेरिका में जो स्पेस एजेंसी है उसकी नासा, उसने सूर्य के अंदर से निकलने वाली जो ध्वनि है ना उसको रिकॉर्ड किया है, और उसने इसे 42,000 गुना ज़्यादा बढ़ाकर इसको जारी किया है। आपको साउंड ऑफ सन के नाम से ये क्लिपिंग जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसको, सुन सकते हैं उसको, और आश्चर्यजनक रूप से उसमें भी आपको हूबहू ओम का उच्चारण सुनाई देगा। सूर्य सहित सारा ब्रह्मांड इसी अनाहत नाद का गुंजन करता है, इसी अनाहत नाद का गुंजन करता है, और यही नाद शिव है, शिव है, शंभु है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैलाश संसार का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है। इससे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग नहीं। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का सीधा सा अर्थ है कल्याणकारी। लिंग का अर्थ होता है सृजन। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय भी बताया गया है। लय, प्रलय के समय सारी सृष्टि बिंदु में समा जाती है, तब बिंदु और नाद यही दो चीजें शेष बचती हैं। शिवलिंग और नाद की निकटतम ध्वनि है ओम ओम ओम। इतना ही नहीं, सिद्ध आश्रम में सूक्ष्म शरीर में साधनारत तपस्वियों के दर्शन भी किए थे। ये अतीन्द्रिय अनुभव है जिस पर सामान्य लोग कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे। यहाँ जब मैं पहुंचा, एक मिनट आपको कुछ बताऊं उससे पहले, यहाँ कुछ है उसको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ सोता बह रहा है जो सीधे कैलाश से निकला होगा। अद्भुत है, अद्भुत, अद्भुत। शिव जी को दो चीज बहुत प्रिय है। क्या? एक तो विष जो गले में धारण कर रखा है, दूसरा नाग। दोनों ही मृत्यु का प्रतीक है। इसीलिए वो महामृत्युंजय, इसीलिए वो महाकालेश्वर है, मृत्यु पर विजय के प्रतीक है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि शिव मृत्यु का भय समाप्त कर देते हैं। अज्ञान ही भय का सबसे बड़ा कारण है, और हर चीज जो हमें भयभीत करती है उससे दूर जाना है, उसके पार जाना है, तो शिव के करीब आना होगा। अब ऊपर देखिए, देख रहे हैं आप, भगवान को फिर से जो है बादलों ने घेरना शुरू कर दिया है। अरे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। आपको पता है, शिव जी के जटा से गंगा जी जो हैं, जो कैलाश से गिरने की नदियों की आवाजें आती हैं, वो नदियां जो है ना, वो पूरे विश्व के 1/4 जनसंख्या का भरण पोषण करती हैं। जो 4 नदियां कैलाश से निकलती हैं, इन 4 नदियों की वजह से
पूरे संसार का 1/4 भाग जीवन जी रहा है। आपको मैं कैलाश का दक्षिणी वो दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। अगर आप देख सकें तो इस समय यहाँ पे एक स्वरूप दिख रहा है, महादेव का एक स्वरूप दिख रहा है। अगर आप देख सके तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप एक आकृति, महादेव की एक आकृति। हर हर महादेव। जब आप अकेले इस तरीके की कोई यात्रा करते हैं तो कई बार आपको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, खासतौर पे अपने आप को। मैंने अपने जीवन में इतनी अद्भुत यात्रा नहीं की है और शायद आगे नहीं करूंगा। महादेव अगर आपको पीछे दिख रहे हो, आपको पता है हर कदम पर परीक्षा होती है आपकी, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इमिग्रेशन पे, वहीं आपको हमारे साथ जितने लोग आए थे उसमें से एक हिल्सा में पहुंचकर वीजा कैंसिल हो गया। इमिग्रेशन में आपको रोक लिया जाता है। यहाँ जब आप यमद्वार से आते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा है, महादेव चाहते हैं, तभी आप परिक्रमा कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई 12 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा आपको दिखाता हो, लेकिन आज मेरे साथ कर लीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आकाश में जो ध्रुव तारा है ना, वो अचल माना गया है, वो नहीं चलता है। लेकिन उत्तर में ही दिखता है वो, ठीक है, और भारत के उत्तर में दिखता है। लेकिन कैलाश जाने पर ये तारा ठीक कैलाश के ऊपर आपको दिखाई देता है। एक अद्भुत रहस्य है। कैलाश और ध्रुव तारा दोनों ही अचलता और स्थिरता का प्रतीक है। शिव को स्थिरो ध्रुवा अर्थात अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर भी कहा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, हर हर महादेव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैलाश के उस भाग की तरफ पहुंच रहे हैं जहां से कैलाश दिखना बंद हो जाएगा, है ना। अरे महादेव, अद्भुत हैं आप, अद्भुत हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी हम लोगों को निहार। मुझे एक ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं रुक रहा हूं तो ध्वनि भी रुक जा रही है। ये पहला दिन है, यमद्वार से एंट्री किया हम लोगों ने। तो करीब 3 किलोमीटर चल चुके हैं। आज पहले दिन था तो इस वजह से जो यात्री हिल्सा की तरफ से आए थे उन्हें घोड़े नहीं मिले। बहुत से यात्री निराश थे। कई बुजुर्ग माताएं थीं जिन्हें निराश होकर यमद्वार से ही वापस
जाना पड़ा, इंदौर से ही दर्शन करके लौटना पड़ा। ये पूरी यात्रा विजिट्स कैलाश ने बहुत अच्छे से अरेंज की। हर जगह, चूंकि भारत, नेपाल और चीन तीनों का सामंजस्य चाहिए अगर आपको भोलेनाथ का दर्शन करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तीनों जगह पे आप की तारतम्यता रहे, आपकी टीम मुस्तैद रहे। लामा के साथ कदम से कदम मिलाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो जिस स्पीड से चल ले रहे हैं, वो भी सामान लेकर, उस स्पीड से चल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ यात्राएं अगर आपको घर बैठे करने को मिल रही हैं, तो उसको पूर्ण भक्ति भाव से कर लीजिए। महादेव कब किस चीज पर प्रसन्न हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही उन्हें भोलेनाथ नहीं कहते हैं, वाकई वो बोले नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ। पहला पड़ाव आ गया, लगता है यहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलेंगी। मोनेस्ट्री देखिएगा, जो यहाँ पे रुकता होगा सुबह दोपहर शाम रात महादेव का दर्शन करता होगा, है ना। ये रहे बर्फ में छिपे महादेव और ये रही मोनेस्ट्री। कमाल है। यहाँ तक गाड़ियां भी अब आने लगी हैं। ओहो, एक अद्भुत चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहले भी दिखाई थी। पीछे एक भक्त 108 बार एक जगह पर महादेव को प्रणाम करके 108 बार दंडवत प्रणाम करके एक कदम आगे बढ़ा रहा था। वहीं हमारे सामने दो ऐसे भक्त हैं जो लेट कर ये परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। ओहो, अद्भुत है, अद्भुत है उनका कमिटमेंट, अद्भुत है उनका साहस और अद्भुत है उन पर भोलेनाथ कृपा। हर हर महादेव। ओह, अंधेरा हो गया, रंग बदल दिया, रंग बदल दिया महादेव। ये देखिए, दंडवत प्रणाम। ऐसे ही बोले Coming to hotel, new hotel. You know. To give the phone number, Sherpa going with Yakman. Yes, one Sherpa going with Yakman. Yes, yes. No. No. हाँ? Yakman. पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ लोगों के पोर्टर पिछड़ गए हैं, पीछे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं उस अगले स्थान का नाम है डेरा पुक। करीब 16,660 फीट की ऊंचाई पर, 16,000 की ऊंचाई पर है। तो
इसमें कैंप में कैलाश के उत्तरी पार्श्व का भव्य भव्य दर्शन होते हैं। आपको वो दर्शन कराएंगे हम। कैलाश के ठीक सामने बैठकर आपको वो दर्शन कराएंगे। आप बस बने रहिए। अभी सिर्फ 4 किलोमीटर ही हुआ है। कुछ खाने की क्रेविंग महसूस हो रही है। अभी आगे रुकेंगे कहीं तो बैग में संतरा रखा है, खा लेंगे। ओ महादेव, अब तो छुपते हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखिए ना ऊपर, अगर आप देख पाए तो वही है। अद्भुत है यात्रा। आप जितने श्रद्धा भाव से आप इस यात्रा को करेंगे, आपको उतना ज्यादा आनंद आएगा। टेम्परेचर इस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जला देने वाली ठंड पड़ रही हो। मौसम भी साफ है और बारिश भी अभी नहीं है। सब महादेव की कृपा है, क्योंकि कहा जाता है जब यहाँ पे मौसम बदलता है तो कब इतनी जोर की बारिश हो जाए। तो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में नदी की तरह पानी बहना शुरू हो जाता है। आपके जूते, आपके कपड़े सब गीले हो जाते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपके पास सिर्फ एक पिट्ठू बैग होता है जिसमें आपके कपड़े होते हैं। जो कपड़े हैं बस वही उतने कपड़े लेकर आप चलते हैं, वही उतने कपड़े लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है अगर बारिश हुई तो, नहीं तो फिर सब सही है। सब कृपा है, सब कृपा है। ओम महादेव, ओम महादेव। ओम नमः शिवाय। खूबसूरती देखिए आप, भव्यता देखिए। ओहो हो, और महादेव चुप गए। अब महादेव वहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे यही तो देखना है। हर महादेव। कैसी रही सर अब तक की यात्रा आप लोगों की? महादेव की कृपा से, हाँ महादेव की कृपा से हाँ, आज दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। never thought in our life हाँ, and further I could never expect such a thing. ओहो, धन्य हो गए हमारी जिंदगी, धन्य होगी, हाँ धन्य होगी। आज रात की दुनिया भूल गई है और फिर भोले बाबा के सामने आ जाते। बहुत सारे लोग यमद्वार से वापस चले गए क्योंकि यहाँ पे घोड़े की व्यवस्था नहीं थी। वो महादेव की कृपा है, उनको भी महादेव अपनी कृपा बनाए रखे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा अब वो भी सब मजबूर है बेचारे, लेकिन चलो हमें भोले बाबा थोड़ी हिम्मत दे रहे हैं, चल रहे हैं आपके साथ साथ, चल रहे हैं। कितना सुंदर है चारों तरफ का ये दृश्य। मानो अब ये तुलना नहीं करने, मानो स्वर्ग है यहाँ पे। तो क्या है, क्या ये पहाड़, क्या ये हरियाली, और जो लोगों को बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी कुछ नहीं, नथिंग,
कुछ भी नहीं हो रहा कि कोई ऑक्सीजन की कमी है कुछ। आप खुद भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे पास आज कोई शब्द नहीं है, हमने बताया उनसे, उनका धन्यवाद करो ना। आज हमारा जीवन जो सफल हो गया। धन्य है, सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं जिनका स्वास्थ्य आ जाएं, दर्शन करें, अपने जिंदगी का सबसे सफल यात्रा वो कर लें, क्या बात, अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्य पाएं। क्या बात है, अद्भुत। तो कहाँ से आए हैं आप सर? मैं जम्मू कश्मीर, बेसिकली मेरा रिमोट एरिया है किश्तवाड़। अच्छा, फैमिली है, मेरी सिस्टर सिस्टर है, अरे वाह, उसका घर वाला मेरी मिसेस है। अरे वाह, तो हम निकले हैं भोले बाबा के नाम पे, क्या बात, निकल रहे हैं। अद्भुत। तो लेकिन आज जो दर्शन हमें हो रहे हैं, टाइम टू टाइम पे हम दर्शन हो रहे हैं, कभी जिंदगी में ऐसे गए हैं, बड़ी जगह गए हैं हम, दर्शन वहाँ भी हुए हैं, लेकिन जो आज की कुछ स्पेशल जैसे एनर्जी आ रही है, ऑटोमेटिक एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, रोंगटे खड़े करने वाली एनर्जी है। मैं सबको जितने भी हमारे भारतवासी हैं, भारत से बाहर हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले हैं, वो जरूर ये यात्रा करें। क्या बात, वो जरूर ये यात्रा करें और अपने जीवन को सफल करें। बस इसके आगे और क्या कहूँ मैं। चलो भोले बाबा की हर हर महादेव, देश पे इसकी कृपा बनी रहे, महादेव की सुख शांति हर एक को दे दे, हमारे देश में शांति दे दे और ये हमारे हर बंदे को दे दे। जय ये हम मांग रहे हैं। जय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हर हर महादेव। राजहंस पक्षी, जिसको राजहंस बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पानी पी रहा है। यही है राजहंस जो मानसरोवर में रहते हैं। कि थोड़ा और नजदीक जाके दिखाता हूँ। ओहो, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, क्या बात है। महादेव, स्वादिष्ट है पानी, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट पानी। ओम नमः शिवाय। ये कैलाश से ही निकला हुआ जल है, सोता है, बहुत पतली धारा निकलती है और कब जाके ये गंगा बन जाती है, कब रौद्र रूप धारण करती है। अद्भुत है ये देखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको नदियों की कलकल सुनाई दे रही होगी। हमें ये पूरा पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके उस पार जाना है। ओहो, महादेव, महादेव, महादेव।
यहाँ की मैग्नेटिक किरणें, यहाँ पे जो रेज हैं उसकी वजह से कैमरा भी थोड़ा फ्लिकर कर रहा है। अभी हम लोग ये पूरा पहाड़ पार करेंगे, ये वाला, और घूम के इस पहाड़ के पिछले साइड में जाएंगे। यही आज का लक्ष्य है। 12 किलोमीटर पूरा होगा। ओहो, कैमरे को थोड़ा आराम दे देता हूँ। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है। आपको नदी भी पार करनी होगी, थोड़ी चढ़ाई भी है। करीब 12 किलोमीटर की यात्रा कर हम साक्षात शिव के सामने नतमस्तक थे। सारे शरीर में रोमांच था। कैलाश की अद्भुत ऊर्जा मैं खुद महसूस कर पा रहा था।